हमारे YouTube चैनल द रॉयल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का नंबर सिस्टम देखेंगे। नंबर सिस्टम इसको पढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरा अगला जो वीडियो होगा वो आप तक पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरा जो चैनल है इसका मुख्य उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग को तैयार कर सकूं ताकि आप उसको पढ़ करके आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके और अपने आप को एक ब्रिलियंट बना सके। तो इसी को लेकर हम लोग आए हैं। क्लास 10 का पहला चैप्टर है जिसमें मैथ है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संख्या होती क्या है। हम लोग जो भी चीजें देखते हैं, वस्तु हो या कोई भी चीजें हैं, उनको हम लोग एक गिनती के रूप में देखते हैं। गिनती के रूप में देखते हैं, काउंट। हम लोग इसको काउंट करते हैं, काउंट करते हैं, काउंट करते हैं, गिनते हैं। तो संख्या का अर्थ होता है किसी वस्तु या चीज को गिनती से। संख्या का मुख्य जो संबोधन होता है वह है उसका गिनती, और गिनती से ही हम संख्या के बारे में जान पाते हैं। अगर किसी वस्तु में अगर कोई वस्तु एक है तो हम उसको एक बोलते हैं, अर्थात उसकी गिनती की संख्या एक होती है। अगर दो होता है तो दो। इस प्रकार से हम अनंत तक चले जाते हैं। तो आज नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे तो हम संख्या से रिलेटेड ही सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जितना हमारे सिलेबस में दिया गया है वहाँ तक भी देखेंगे, और कुछ अगर मुझे एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत होगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट लेवल बढ़ सके तो मैं वो भी दूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्या पद्धति होती क्या है, आखिर इसमें हम लोग करते क्या है। तो पहला इस सवाल का उत्तर आपको बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि संख्या पद्धति वह पद्धति होता है जिसमें संख्याओं के बारे में या उसके गुणों के बारे में या उसके संरचनाओं के बारे में या उससे जुड़े हुए जो भी नियम होते हैं, अवधारणाएं होते हैं, उनके बारे में बारीकी से अध्ययन किया जाता है, या संख्याओं के समुच्चय के बारे में अध्ययन किया जाता है। गणित की एक ऐसी एक शाखा है जिसमें हम लोग संख्या के बारे में या संख्या से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती है हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसको संख्या पद्धति कहा जाता है। संख्या पद्धति में मुख्य रूप से संख्या पर हम लोग बात करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, दूसरी बात होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ऐसे और भी संख्याएं हैं, उनके बारे में हम लोग बारीकी से अध्ययन करते हैं, उनके समुच्चय के बारे में जानते हैं, उसके परिवार के बारे में जानते हैं, उसके अवयवों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि संख्याओं का सेट होता क्या है। जैसे संख्याओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। दूसरा है काल्पनिक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर
कहते हैं। इन दोनों संख्याओं में बस इतना अंतर है कि ये वास्तविक रूप से हम लोग अध्ययन करते हैं और ये काल्पनिक रूप से अध्ययन करते हैं। इनके बारे में हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ही 11th या 12th में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें हम लोग को ये बताया जाता है कि ये इमेजिनरी नंबर है, अर्थात किसी भी रियल नंबर में आई अगर लगा होता है तो वो काल्पनिक संख्याओं को दर्शाता है। इनके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे या हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। हमें जो पढ़ना है वो हमारा सिलेबस है वास्तविक संख्या को लेकर, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या को मुख्यतः हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है परिमेय संख्या, इसको रियल नंबर कहते हैं। दूसरा है अपरिमेय संख्या, इसको आइरेशनल नंबर कहते हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि वास्तविक संख्या दो समूहों में विभक्त होता है। इन दोनों संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, अर्थात वास्तविक संख्या या तो परमेय हो सकता है या तो अपरमेय हो सकता है। परमेय संख्या को भी हम विभिन्न भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे पहला है इंटेजर नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं। इंटेजर नंबर। और दूसरा है भिन्न संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। और इसका अध्ययन हम लोग पिछली छोटे क्लास में भी आप लोग किए होंगे इन सब के बारे में। इसी प्रकार पूर्णांक संख्या को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे धनात्मक पूर्णांक है, जिसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। और शून्य पूर्णांक है, जीरो इंटीजर कहते हैं। इस प्रकार से सभी संख्या क्या होता है, अपने अपने वर्गों में बढ़ती चली जाती है। उनका एक अपना फैमिली होता है, अपना मेंबर होता है। और हम लोग इस तरह से 7, 8, 9 से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन हम लोग को जो मूल रूप से जो 10th क्लास में जो सिलेबस हमें पढ़ना है वह है, इसमें मुख्य रूप से जो है इसमें पहला है एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दूसरा है फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसका अर्थ होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का इसका अर्थ होता है आधारभूत अंगणित प्रमेय। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इन दोनों को पढ़ने से पहले हमें संख्याओं के बारे में जानना होता है। जैसे n जो होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। कहने का मतलब
जितने भी प्राकृतिक संख्याओं का समूह होता है वह प्राकृत संख्या को दर्शाता है, जिसको हम लोग संकेत में n लिखते हैं। ये प्राकृत संख्या को दर्शाता है, नेचुरल नंबर। W सेट ऑफ होल नंबर को दर्शाता है, अर्थात जीरो विथ नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या के सदस्य में अगर हम जीरो को मिला देते हैं तो होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या का एक समूह प्राप्त होता है। आगे अगर हम बात करेंगे, नेचुरल नंबर में हमें दो तरह की संख्या मिलती है। एक होता है इवन नंबर और दूसरा होता है ऑड नंबर। इवन का मतलब हो गया सम संख्या, आप लोग जानते होंगे, जो हम लोग छोटे छोटे क्लास में पढ़े होंगे 6-7 क्लास में, तो वहाँ भी इनके बारे में जाने होंगे। ऑड नंबर होता है ओ इन सब के बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। अगर हम इनके बारे में नहीं जानेंगे तो फिर हम आगे का हिसाब हम लोग सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे या उनके कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ भी नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से P फॉर प्राइम नंबर, जिसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, यह उसको दर्शाता है। C फॉर कंपोजिट नंबर, जो भाज्य संख्या को दर्शाता है। ये उनका अंग्रेजी में जो नाम होता है, नेचुरल नंबर को n से सूचित करते हैं, होल नंबर को W से सूचित करते हैं, उसके पहले अक्षर अंग्रेजी के पहले अक्षर लिया जाता है, और मैंने उन सभी को सेट के रूप में लिखा है। ठीक है, अगर हम संख्याओं के बारे में अच्छा से समझ गए हैं या जान गए हैं तो हम आगे के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं या उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेचुरल नंबर दो संख्याओं में डिवाइड हो जाता है, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर। इवन का मतलब होता है सम संख्या, वह संख्या जो दो से डिवाइड होता है, दो से जो डिवाइड होता है, और जो दो से डिवाइड नहीं होता है डज नॉट डिवाइडेड बाय 2। जो दो से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड नंबर कहलाता है। ये आप अच्छे से पढ़े भी होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो अभी समझ गए होंगे। इसमें हमको और चीज देखना है क्या, रेशनल नंबर, आर फॉर रेशनल नंबर होता है, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू फॉर क्वेश्चन। रेशनल नंबर जो का मूल अर्थ होता है आप रेशियो के रूप में देख सकते हैं। किसी भी संख्या का जो रेशियो होता है वो एक रेशनल नंबर को डिनोट करता है, सूचित करता है। अब उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो रेशनल नंबर जो होता है वो क्यू से डिनोट किया जाता है, जिसको हम लोग परिमेय संख्या हिंदी में कहते हैं रेशनल नंबर को। इसको हम लोग ए बाय बी के रूप में हम लोग डिवाइड कर सूचित कर सकते हैं, जहां बी नॉट इक्वल टू 0 है। ये एक कंडीशन होता है, शर्त होता है किसी भी संख्या को परमेय होने के लिए। शर्त यह है कि हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आता है, क्यों नहीं होना चाहिए, अगर 0 आता है वो अनडिफाइन हो जाता है, अर्थात
अपरिभाषित होता है, वह संख्याएं अपरिभाषित हो जाती है, जिसका कोई वैल्यू नहीं निकलता है। किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो अपरिभाषित होता है। तो इस प्रकार से हम लोग रेशनल नंबर में भी हम लोग कुछ जो बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन हमें जो यहाँ पढ़ना है मुख्य रूप से यूक्लिड एल्गोरिथम। दो मेन कॉन्सेप्ट है 10th क्लास के पहले चैप्टर में। दो मुख्य थ्योरी जो है हमें पढ़ना होता है, वह है इसमें से दो मेन कॉन्सेप्ट है। इससे पहला है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए, हिंदी और इंग्लिश लिखने का मेरा मूल कारण यह है, अगर जो बीएसबी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, बीएसईबी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, तो वो भी पढ़ सकते हैं। और जो सीबीएसई बोर्ड के होंगे, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, या और भी बोर्ड, झारखंड हो, हैदराबाद हो, या और भी जो बोर्ड हैं, या बंगाल बोर्ड हो, किसी भी स्टेट की, चाहे दिल्ली बोर्ड हो, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ लेके चले हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आपने देखा होगा, मैंने पहले लिखा था फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम, तो हम वो भी लिख सकते हैं मैटिक, जिसका अर्थ होता है आधारभूत अंकगणित प्रमेय। अंकगणित प्रमेय। तो सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन को अभी नहीं पढ़ेंगे, हम फंडामेंटल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम होता क्या है? फंडामेंटल थ्योरम जो अरिथमेटिक है वो होता क्या है, हम सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे। ये 10th क्लास के क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट होंगे, ये पहला चैप्टर है और ये पहला भाग होगा मेरे इस वीडियो का। तो आप शुरू से देख सकते हैं, या मैंने जिस संख्याओं के बारे में पहले मैंने चर्चा किया या जिक्र किया, आप उनको अच्छा से पहले जान जाइए। उनके बाद हम लोग ये जो थ्योरम पढ़ाएंगे, इसमें हमें काफ़ी सहूलियत होगा, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, दोनों प्रकार के क्वेश्चन, दोनों प्रकार के प्रश्न को हम आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि अगर संख्याओं के बारे में नहीं जान पाएंगे तो हम किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि संख्याओं के बारे में सबसे पहले आसानी से जान जाइए, ताकि आपको केवल इसी चैप्टर में क्यों ना हो, आगे के किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अर्थात आधारभूत अंकगणित प्रमेय।
एरिथमेटिक। सबसे पहली बात, इस थ्योरम को जानने से पहले या इनके मूल कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हमें यह जानना होता है कि अभाज्य संख्या क्या है। दूसरी बात, मैंने जैसे पहले कहा कि संख्याओं के बारे में जानना बहुत ही नितांत आवश्यक है, इसलिए आप पहले उन्हें अच्छा से समझिए। अगर दूसरा है भाज्य संख्या, यह कॉन्सेप्ट मूल रूप से इन्हीं दोनों संख्याओं से जुड़ा हुआ है। अगर इन दोनों को अच्छे से जानते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कोई दिक्कत या परेशानियां नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं कि जो संख्याएं एक या स्वयं मतलब सेल्फ खुद से डिवाइड होता है, अर्थात भाग लगता है, डिवाइड होता है, वो अभाज्य कहलाता है, अर्थात प्राइम नंबर कहलाता है, अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर मेरे हैंडराइटिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरी आवाज को सुनकर आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। क्या कहा मैंने कि जो संख्याएं एक या स्वयं अर्थात खुद से डिवाइड होता है वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। कहने का मतलब ये होगा जितने भी प्राइम नंबर होंगे उसके केवल और केवल दो गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड? दो गुणनखंड होंगे। गुणनखंड मतलब फैक्टर। क्या दो गुणनखंड होंगे? वो कौन? एक या वह खुद। इसका मतलब ये हुआ कि जिस संख्या के दो गुणनखंड होंगे वो अभाज्य संख्या कहलाएंगे। अब बाकी जो संख्या बच गई तो वो संख्या क्या होंगे? भाज्य होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो संख्याएं एक या स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि चार एक से डिवाइड होता है, चार से डिवाइड होता है और दो से भी डिवाइड होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जिनका जो गुणनखंड होता है दो से ज्यादा हो। कहने का मतलब मोर देन टू, दो से ज्यादा हो जिसका गुणनखंड जिसका दो से ज्यादा होगा वो संख्याएं क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। दो से ज्यादा होगा वो भाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 15 भी है। 15 3 से भाग लगता है, 5 से भाग लगता है। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। लेकिन भाज्य संख्या धनात्मक में 4 से स्टार्ट होगा। 4 सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या है। इससे पहले कोई भी धनात्मक संख्या भाज्य नहीं है। और इधर बड़ा जो भी हो अनंत तक चला जाएगा। ये तो संख्या जानने के बाद हम एक चीज और बात करते हैं
अभाज्य गुणनखंड पर। किस पर? अभाज्य गुणनखंड पर। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। आप यहाँ जेड की जगह एस भी लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड। अब सर हमें पढ़ा रहे हैं आधारभूत अंकगणितीय प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आप हमें पढ़ा रहे हैं भाज्य संख्या फिर अभाज्य गुणनखंड। आखिर इसका उससे क्या रिलेशन है, आपको हम लास्ट में इसके बारे में बता देंगे कि आखिर इसका क्या महत्व है और क्या संबंध है उससे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि जब हम किसी संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया अभाज्य कहलाती है। अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। अर्थात जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 20 अगर हम डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड होगा 10 बार, फिर 2 से 5 बार। 5 से अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 ना तो अभाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या है। अर्थात 20 को हम 2 × 2 × 5 के रूप में लिख सकते हैं। ये एक गुना का फॉर्म है, जो गुना के बाद क्या होता है, हमें 20 ही प्राप्त होता है। तो अभाज्य जो गुणनखंड होता है वह एक अलग प्रक्रिया नहीं है। किसी भी संख्या को गुना के अलग अलग रूपों में दिखाना, वह रूप क्या, जिसमें केवल अभाज्य संख्या आती हो। जैसे यहाँ देखिए 2 आया है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये दोनों संख्या क्या है, अभाज्य है। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर हम इसको घात के रूप में लिखते हैं, पावर के रूप में लिखते हैं, तो 2 पर 2 पावर हो जाएगा, और 5 अकेले है तो 5 पर 1 पावर हो जाएगा। जरा देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का एक क्रम है जो गुणनखंड के रूप में है, मतलब गुणा के रूप में है ना। अगर हम इसको अच्छा से समझ जाते हैं तो ये जो प्रमेय है, आधारभूत अंकगणितीय प्रमेय जो है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है, इसका जो मूल कॉन्सेप्ट होगा, जो उसका जो सिद्धांत होगा, इस सिद्धांत के बराबर होगा। जैसे मैं और भी लेता हूं, जैसे 48 है। 48 को हम इससे डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 1 से तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 ना ही अभाज्य संख्या ना ही भाज्य है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के केवल एक गुणनखंड है, वह है खुद। अब मैंने डेफिनेशन में पढ़ा, क्या पढ़ा कि अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड की आवश्यकता है, 2 फैक्टर की आवश्यकता है। और प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए। कंपोजिट नंबर होने के लिए, मतलब भाज्य संख्या होने के लिए कितने फैक्टर चाहिए? 2 से ज्यादा चाहिए। कितने? 2 से ज्यादा। ये ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब ये हुआ 2 से ज्यादा चाहिए। 2 से ज्यादा होगा जिसका गुणनखंड, वही भाज्य संख्या होगा। अर्थात एक ना ही इसके फैमिली में जा पाता है, ना ही इसके फैमिली में, दोनों में से किसी फैमिली में नहीं जा पाता है। इसलिए एक ना ही भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या है। इसलिए हम 1 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बार 2 2 4, 2 4 8, 24 बार में, फिर 2 12 बार में, फिर 2 6 बार में, फिर 2 3 बार में, ये लास्ट हो जाएगा। तो हम 24 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, अर्थात 2 पर कितने घात? 4 घात, और 3 पर 1 घात। अगर अभाज्य गुणनखंड को समझ गए होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा होगा, है ना, और मैंने इसका परिभाषा भी मैंने बड़ा ही स्पष्ट लिख दिया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर इस एग्जाम्पल को आप समझ गए हैं तो हम इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ जाएंगे। आइए,
इनका सिद्धांत क्या है, कहा क्या, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के, क्या कहा मैंने, कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं के, कौन संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्याओं, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और यह गुणनफल आने वाले अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड का जो क्रम है एक अद्वितीय क्रम में होता है। क्या होता है, एक अद्वितीय क्रम में होता है। जैसे आप किसी भी बुक में, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या आलोक का हो या आर डी शर्मा का हो या रस अग्रवाल को हो या किसी भी राइटर का बुक में पढ़ेंगे, तो वहां पे सभी का एक ही स्टेटमेंट है, एक ही कथन है, क्या, कि जितने भी भाज्य संख्याएं हैं उसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। गुणनखंड का मतलब गुणा के रूप में, गुणा के रूप में, जिसको हम लोग गुणनफल भी बोलते हैं, गुणा करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है। क्या कहा कि प्रत्येक संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, और ये जो गुणनखंड होता है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि जैसे आपने निकाला था 24 का अभाज्य गुणनखंड, यहां आपने देखा था 24 का अभाज्य गुणनखंड, नहीं सॉरी 48 का अभाज्य गुणनखंड आपने निकाला था, जिसमें 2 कितने बार आया था, 4 बार। कितने बार, 4 बार। आज जब 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाले होंगे तो 2 पर 4 घात और 3 पर 1 घात था। जरा ध्यान दीजिए, 24 क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये कई संख्याओं से विभाजित हो जाता है। 2 से भाग लगता है, 6 से लगता है, 4 से लगता है, अर्थात इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो जब हमने 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाला था तो यहाँ पर हमने देखा था 2 पर 4 घात था और 3 पर 1 घात था। तो इसमें देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, और ये गुणनखंड के क्रम में है, और इस पे जो घात है वो धनात्मक है, जो एक ऑर्डर को बताता है कि 2 अभाज्य संख्या के बाद 3 आ सकता है, 3 के बाद 5 आ सकता है, 5 के बाद 7 आ सकता है, 7 के बाद 11 आ सकता है। इस प्रकार से जो अभाज्य संख्याओं का क्रम है वो आएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, आप मूल रूप से यह देख सकते हैं कि हम जो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं वह जो है आधारभूत अंकगणितीय जो प्रमेय है उसके मूल सिद्धांत से मिलता है। कहने का मतलब प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मैं आपको यहां लिख के दिखा सकता हूं कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड अर्थात गुणा के रूप में, गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो अभाज्य संख्या आ जाएगा उसके बाद ही अगली अभाज्य संख्याएं आएंगे, और वो एक क्रम में होगा, पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, एक क्रम होगा और उस पर कुछ घाते होंगे।
जो धनात्मक होंगे, अर्थात नॉन नेगेटिव इंटीजर और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होंगे। जैसे 180 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, इसका आवाज गुणनखंड निकालिए साइड में, देखते हैं क्या आता है। 2 से 90 बार, 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। यहाँ हम देखते हैं जो क्रम आया है, 2 आया है 2 बार, 3 आया है 2 बार और 5 आया है 1 बार। कहने का मतलब 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, और ये सभी जो गुणनखंड है एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये क्रम में आया है और प्रत्येक की घात जो है वो धनात्मक है। आप निकाल सकते हैं, जैसे 625, आप जब इसको तोड़ेंगे तो 5 × 5 5। अब यहाँ निकाल कर देख सकते हैं 625 का अभाज्य गुणनखंड, 5 से 1, 5 × 10 = 25, फिर 5 से 5 × 10 = 25, फिर 5 से 5 बार। तो 5 कितने बार आए हैं यहाँ पे? 4 बार। 5 पर कितने घात है? 4। इसके बाद कोई संख्या नहीं आएंगे। तो इसी प्रकार आप कोई भी संख्या लेंगे, जैसे 1024 ले सकते, निकाल सकते हैं इसका, 620 इसका निकाल सकते हैं। ये सभी जो संख्या है 180, 625, 1024, 620, 48 का हमने निकाला था, तो 4 बार आया था, उसके बाद 3 आया था 1 बार। तो ये जो संख्या है ये सभी क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? एक भाज्य संख्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जरा सा एक बात करते हैं, कहते हैं, कॉन्सेप्ट ये है क्या कि अगर x जो है y के बराबर है तो y किसके बराबर होगा? x के। क्यों? बराबर का मतलब है x का जो वैल्यू है, वैल्यू, क्योंकि इक्वल तभी हो सकता है जब उसका वैल्यू बराबर हो। जरूरी नहीं कि दोनों का आकार बराबर हो, दोनों का रूप बराबर हो, दोनों का शेप साइज क्या हो, बराबर हो, नहीं। अगर वैल्यू बराबर है तो हम कहते हैं कि वो राशि क्या है? इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि y किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम इनवर्स मतलब विपरीत में लिख सकते हैं। वैसे ही जब हम सॉल्व करेंगे कुछ सवालों को, या हम जांच करेंगे या प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि अगर कोई संख्या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आता है, इसका मतलब वह एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। अर्थात जो कथन यहां मैंने लिखा है, इस कथन का वह विपरीत होगा। क्या होगा? विपरीत होगा। अगर एक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में या गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, तो अगर कोई संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है या गुणनखंड के रूप में है, तो वह एक भाज्य संख्या ही होगा। इससे यह प्रमाणित होता है। क्योंकि हम बनाएंगे सवाल, इस पर हम देंगे आपको सवाल और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आधारभूत अंकगणितीय पर मैं आज हमने सीखा। इसके बाद बचा एक दूसरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, क्लास 10 के वास्तविक संख्या का, जिसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या लेमा और एल्गोरिथम में बस थोड़ा सा फर्क है। जब हम पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे। तो उसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। अगर आप इसको अच्छा से समझ गए हैं तो अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, और जो सवाल है, जो प्रश्न होंगे आपके बुक में, चैप्टर में, आप उसे बनाने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं बनेगा
तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो सवाल हैं मैं अगले वीडियो में आपको अपने यूट्यूब चैनल द रॉयल क्लासेस में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप सब छात्रों से अनुरोध है कि मेरे इस कॉन्सेप्ट से जुड़े अगले वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम जो आपको बताए, मेरा बताने का स्टाइल या मेरे समझाने का जो स्टाइल है वो आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। या किसी तरह का इसमें आपको प्रश्न है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, कृपया कर कमेंट में लिखें, मैं आपको अगली वीडियो में उसे क्लियर करना चाहूँगा। मैं उसे स्पष्ट आपको समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको अच्छे से अच्छी जानकारियाँ मिल सके। धन्यवाद।